गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मैं रोहित प्रताप सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं आरआर क्लासेस में। फ्रेंड्स, हम लोग साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन पढ़ रहे थे, क्योंकि पेपर 2 या पेपर 3 कहना ही बेकार है। सीधे सब्जेक्ट का नाम लो, साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन, यही पढ़ रहे थे। इसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। तो हम लोग यूनिट 2 पढ़ रहे थे और इसको आज हम लोग ख़त्म कर देंगे यूनिट 2 को। हैं अधिगम और अभिप्रेरणा। तो हम लोगों ने अधिगम के बारे में सीख चुके थे, अब अभिप्रेरणा के बारे में सीखेंगे। ठीक है, अभिप्रेरणा चलिए देख लीजिए। पहले कल हम लोगों ने संज्ञान के बारे में पढ़ा था, समझ के बारे में। तो समझ आधारित अधिगम की कठिनाइयाँ थी, मतलब जो अधिगम में क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं। ठीक है, तो अधिगम गतिविधियाँ, अधिगम वातावरण, अभिप्रेरणा, पृष्ठपोषण, संप्रेषण, निर्देशन, संवेग, रुचि, पृथक्करण, समावेशन और प्रभाव। ठीक है, देखिए ये जो भी हैं ये क्या करते हैं, ये एक तरीके से अधिगम को प्रभावित करती हैं। मतलब अगर ये निगेटिव वे में मिले तो कहीं ना कहीं अधिगम भी निगेटिव वे में अफेक्ट डालेगा। जैसे अगर अधिगम गतिविधियां अगर अच्छे से नहीं हुई, ठीक है, जो भी हम गतिविधियां प्रयोग में लाएंगे अधिगम के, तो अगर वो सही से नहीं हुई तो अधिगम प्रभावित करेगा। अगर उचित वातावरण नहीं मिला तो भी बच्चा नहीं सीख पाएगा। अभिप्रेरणा हो गया, अभिप्रेरणा मोटिव, अभी पूरा चैप्टर ही आएगा अभिप्रेरणा से, तो उसको वहाँ पे सीखेंगे। पृष्ठपोषण मतलब फीडबैक। देखिए फीडबैक का क्या है, जैसे अगर आप कोई भी काम करते हैं तो उसमें अगर अच्छाई है तो फीडबैक भी उसी अकॉर्डिंग मिलना चाहिए। ठीक है, और मतलब फीडबैक एक्यूरेट मिलना चाहिए, ना तो ये हो कि यार बच्चे को बुरा लगेगा है, इस सेंस में उसकी वो कमियां हैं वही ना उजागर की जाए तो बेकार है ना। फीडबैक हमेशा अच्छा होना चाहिए, मतलब अच्छे से मतलब ट्रू होना चाहिए, है ना, वास्तविक होना चाहिए। संप्रेषण, अगर टीचर और स्टूडेंट के मध्य अच्छे से कम्युनिकेशन नहीं होगा तो भी अधिगम प्रभावित होगा। निर्देशन एंड परामर्श, निर्देशन और परामर्श जो है आपका तीसरे सेमेस्टर में पूरा है ना। थर्ड सेमेस्टर में आप लोग पढ़ेंगे, इसको ब्रीफ में पढ़ना होता है। तो निर्देशन और परामर्श के बारे में इतना ही सीख लीजिए कि अगर बच्चे को उचित निर्देश और परामर्श मिल जाए तो अच्छा बच्चा अच्छे से, जैसे बच्चा पढ़ाई में या उसमें उसके मतलब जीवन में बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, है ना, तो उनसे निकलने के लिए एक टीचर को निर्देशन और परामर्श के रूप में, परामर्शदाता के रूप में भी मतलब अपना रोल प्ले करना होता है ना। तो उसी वही चीज़ होती है कि बच्चे को आप एक अच्छा निर्देशन या फिर एक अच्छा परामर्श दें। ठीक है, अगर अच्छा मिला तो बच्चा अपनी दुविधाओं से दूर बाहर निकलेगा और अधिगम में कंसंट्रेट कर पाएगा। संवेग अस्थिरता, है ना, अगर संवेग अस्थिर है, समझ रहे हो, अगर संवेग अस्थिर है तो बच्चा नहीं पढ़ पाएगा। संवेगों को स्थिर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, रुचि, अगर बच्चे में रुचि मतलब वो इंटरेस्ट ही नहीं ले रहा तो क्या सीखेगा, है ना। पृथक्करण, देखो ये मैंने अलग से लिखे हैं क्योंकि ये टर्म समझ लिए। पृथक्करण मतलब पहले ही सी समझ में आता है कि ये क्या कहता है कि अलग होने की बात करता है। क्या होता है कि परिस्थितियां जो संज्ञान में बाधा डाले, मतलब ऐसी परिस्थितियां जो संज्ञान में मतलब समझ में, है ना, कोई चीज़ समझने में, ऐसी परिस्थितियां हो जो कोई चीज़ को समझने में बाधा डाले, ऐसी परिस्थितियों को दूर कर देना चाहिए, है ना। तभी क्या बोलते हैं, अधिगम आप अच्छे से कर पाएंगे। अगर वो परिस्थितियां बनी रहीं तो बच्चा नहीं सीख पाएगा। ठीक है, जैसे पृथक्करण में क्या है, नियंत्रण है, तनाव, अगर तनाव की परिस्थिति है तो उसको, तनाव की परिस्थिति है तो वो भी क्या बोलते हैं, अधिगम को प्रभावित करेगी, है ना। विचार, विरोधी विचार, है ना, दंड, कहीं ना कहीं बच्चा दंड से भी डरता है। निगेटिव व्यवहार, मतलब अगर टीचर है या आसपास का एनवायरनमेंट है वो अगर गलत व्यवहार कर रहा है ना, तो बच्चा वही सीखेगा और समझ उसकी वहीं पे रुक जाएगी। ठीक है, वातावरण कैसा होना चाहिए, वातावरण का बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। कठिन अधिगम गतिविधियाँ, ऐसी मतलब गतिविधियाँ लो जो बच्चे के परे हों, बियॉन्ड द हो, कि भाई
ऊपर से निकल जा रही हैं गतिविधियाँ और समझ में आ नहीं रही हैं ना। तो ऐसी जो परिस्थितियाँ हैं, है ना, उनको क्या करना चाहिए, हमें दूर करना चाहिए। ठीक है, संज्ञान मतलब समझ में जो बाधा डाले ऐसी परिस्थितियों को दूर भगा दो। समावेशन क्या होता है? यहाँ तो कहता है कि ऐसी परिस्थितियों को दूर भगा दो। यहाँ क्या कहता है? यहाँ कहता है कि पूर्व ज्ञान में परिवर्तन करके वातावरण के साथ तालमेल बिठाना। ठीक है, मतलब आप पहले से कोई चीज़ सीख रहे हो, ठीक है। एग्जांपल लेते हैं बच्चे से। एक बच्चा है, वो ये जानता है कि जो गाय है, एक काली गाय देखी, उसने जाना कि ये 4 पैर की गाय है ना। फिर वही उसने पर्टिकुलर भैंस को देखा, है ना, तो उसने बोला कि ये गाय है। उसने तो यही सीखा कि भाई 4 पैर का है, दूध देता है, गाय है ना। तो लेकिन उसने क्या किया, फिर उसको बताया गया कि नहीं, ये भैंस है, ये गाय है, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। तो उसने क्या किया, उसने पूर्व ज्ञान में अपना परिवर्तन किया और गाय को गाय का और भैंस को भैंस का। तो पूर्व ज्ञान का में परिवर्तन करके वातावरण के साथ तालमेल बिठाना। ठीक है, ये चीज़ें होती हैं। अब देखिए, अभिप्रेरणा, प्रश्न पोषण, स्वतंत्रता, आत्मविश्वास, सृजनात्मकता, रुचि और परामर्श और निर्देशन, ये जो टर्म होते हैं, देखो इनको मुझे आई थिंक बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि फर्स्ट पेपर से लेके ये सारे टर्म रिपीट हो रहे हैं। कब तक मैं इनको जो है वो बार बार रिपीट करूँगा, है ना। तो वो भी तो बेकार हो जाता है कि मतलब एक ही चीज़ को बार बार रिपीट करो, हमें बोरिंग लगने लगता है। ठीक है, तो कोई नया टर्म आएगा तो बताएंगे। ठीक है, तो ये क्या होता है कि ये जो टर्म है, इनमें अगर किसी तरह की कोई बाधा आती है, मतलब अगर कोई पूर्व ज्ञान से रिलेटेड कोई बाधा आती है, तो बच्चा उसमें, मतलब कोई भी बच्चा हो या व्यक्ति हो, है, तो क्या करता है कि उसमें परिवर्तन करता है कोई नई चीज़ सीखने के लिए। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आप खुद सोच लीजिए कि जैसे आप कहीं ऐसे क्षेत्र में गए हैं, जैसे जहाँ पे अगर आप लोग जैसे जो भी पढ़ रहे हैं मेनली यूपी के हैं, तो आप लोगों को जो है हिंदी आती, मतलब हिंदी आपकी बेसिक लैंग्वेज है, मदर टंग है, लोकल लैंग्वेज होगी, है। लेकिन अगर यहीं आप बिहार चले जाएं, है ना, तो भोजपुरी आपके सीखनी पड़ेगी। दूसरी पंजाब साइड चले जाएं तो पंजाबी सीखनी पड़ेगी। तो पंजाबी सीखनी नहीं पड़ेगी, आपको पंजाबी सीखनी पड़ेगी, है ना। क्यों? क्योंकि वहाँ का एनवायरनमेंट वही मांग रहा है कि आप इसको सीखो, है ना। और अगर जब सीखोगे, पूर्व ज्ञान से यहाँ पे डिपेंड नहीं करता, पूर्व ज्ञान से परिवर्तन किया ना अपने लैंग्वेज में, ताकि उस इन्वायरमेंट में, उस समाज में आप फिट बैठ सको। तो यही चीज़ है कि कोई भी चीज़ का मतलब पहले का ज्ञान जो है उसमें कुछ ना कुछ परिवर्तन करके जो वर्तमान में नीड है व्यक्ति की, उसको पाना। ठीक है, आई होप समझ गए होंगे आप लोग। प्रभाव का तो हम बता ही चुके हैं ना। देखो, संज्ञानात्मक विकास और अधिगम में यही तो सीख रहे थे। संज्ञानात्मक विकास और अधिगम स्तर में प्रभाव का जो नियम है वो सर्वोपरि है। प्रभाव का नियम मैं बता चुका हूँ। प्रभाव से थॉर्नडाइक ने प्रभाव का नियम बताया था मैंने, वो समान तत्व का था, वो नहीं था। ठीक है, तो प्रभाव का नियम बता चुका हूँ कि जो है क्या बताया था मैंने, कि आप जो भी करते हो उसका रिजल्ट या उसका जो आउटकम है वो पूरे की प्रक्रिया का डिपेंड होता है। अगर अच्छा जो है रिज़ल्ट आया, आपको संतोष प्राप्त होता है और सुख प्राप्त होता है, तो आप वो क्रिया दोबारा करोगे, और नहीं अगर उससे दुख होता है, कष्ट होता है, तो आप नहीं करोगे। तो हर क्रिया का मतलब कोई भी आप एक्टिविटी करते हो ना, तो उसका जो मतलब मुख्य आधार होता है वही जो है प्रभाव माना है। क्यों? क्योंकि भाई सीधी सी बात है, आप कुछ तभी करोगे जब उसका कोई आउटकम मिले, और आउटकम ऐसा होना चाहिए जो अच्छा हो। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं अधिगम का स्थानांतरण। को हिंदी में लिख दें तो इंग्लिश में लिख दें तो आप लोगों को बहुत अच्छे से
समझ में आएगा। और ट्रांसफ़र है, ठीक है, ट्रांसफ़र, ठीक है। देखो, अधिगम का स्थानांतरण मतलब अधिगम एक जगह से दूसरी जगह, अब कैसे वो सीखो। स्थायी सीखना, स्थिति का चयन करना, प्रभाव और शिक्षा शब्दकोश, मतलब ये टर्म दे दिए हैं। जैसे स्थायी सीखना होता है, मतलब अधिगम स्थानांतरण से कोई ये टर्म आपको जब समझाएंगे ना तब आपको ये चीज़ें समझ में आ जाएंगी, है ना। पहले ये बता देते हैं, अधिगम के प्रकार के बारे में बता देते हैं, ये आपको ऑटोमेटिक समझ में आ जाएंगी। देखिए, अधिगम जो है उसके टाइप हैं। पहला है धनात्मक अधिगम स्थानांतरण, ठीक है। इसके दो टाइप होते हैं, ठीक है। एक क्षैतिज होता है, एक ऊर्ध्वाधर होता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, क्षैतिज में देखिए कि कुछ नया ना जुड़े। जैसे आपने स्कूटर चलाना सीखा, ठीक, स्कूटर से आपने मोटरसाइकिल चलाना सीखा, कुछ नया जुड़ा, इंजन भी है, गियर भी है, क्लच भी है, सब चीज़ें हैं, कुछ जुड़ा। बस यही है कि हाथ की चीज़ पैर में चली गई, जुड़ा कुछ नहीं, बस ट्रांसफ़र हुआ है ना। तो आपने देखो ट्रांसफ़र क्या हुआ है कि हाथ की चीज़ पैर में चली गई, ठीक है। तो स्कूटर से मोटरसाइकिल चलाने पे कुछ नया नहीं जुड़ा, है ना, पहली चीज़। दूसरा, जो क्षैतिज होता है मतलब भाषा विकास जो होता है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ये पूछा जाता है, मतलब पूछा गया है, पूछा जाता है क्या, भाषा विकास जो है वो क्षैतिज का उदाहरण है। धनात्मक अधिगम स्थानांतरण के दो हैं, क्षैतिज ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज का है भाषा विकास। मतलब भाषा का एक विकास का एक क्रम होता है जिसको हम लोग सुबोपली कहते हैं। सुबोपली, शायद मैंने इससे पहले ही बताया है, शायद क्या बताया ही है कि बच्चा पहले जो है सुनता है, फिर बोलता है, फिर पढ़ता है, फिर लिखता है। तो जो है भाषा का यही क्रम है। और एक चीज़ हमने आपको पहले ही बताई है कि ये चारों एक दूसरे से अंतः संबंधित हैं, ठीक है। चलिए, ऊर्ध्वाधर की बात करें तो इसमें कुछ नया जुड़ता है। जैसे आपने साइकिल सीखी और साइकिल से फिर आपने मोटरसाइकिल सीखी, तो उसमें इंजन आया कि नहीं आया। साइकिल में आपने क्या किया था कि आपने जो है हैंडलिंग और हैंडल साधना और दूसरा गाड़ी मतलब साइकिल साधना, है ना, ये दो चीज़ें मेन हो जाती हैं। लेकिन जब मोटरसाइकिल आई तो उसमें आपने हैंडल और गाड़ी साधना ये तो सीख लिया था, बस अब दो चीज़ों की ज़रूरत थी, एक तो गियर डालना और दूसरा क्लच, ठीक है, यही होता है। तो इसमें क्या जुड़ा, इसमें जुड़ा है कि क्लच और गियर, है ना, और साथ में मोटर भी लग गई अब तो, है ना। तो इसमें क्या जुड़ा, कुछ नया जुड़ा है, ठीक है। तो ये हो गया अधिगम का ऊर्ध्वाधर अधिगम स्थानांतरण, ठीक है, ये समझ गए। अब आता है ऋणात्मक अधिगम स्थानांतरण। तो जैसे कोई देखो इसमें क्या होता है, इसमें ये चीज़ होती है अधिगम धनात्मक में कि एक ज्ञान दूसरे ज्ञान को सीखने में मदद करे। यहाँ पे हमने स्कूटर से मोटरसाइकिल सीखी तो कहीं ना कहीं हेल्प किया ना, क्लच गियर तो पहले से पता था, बस ऊपर मतलब हाथ की चीज़ पैर पे आ गई, है ना। तो क्या होता है कि पहले से सीखा हुआ ज्ञान दूसरा सीखने में मदद किया। साइकिल में क्या हुआ, हमें हैंडलिंग और जो है साइकिल साधना आता था, है ना, ये तो हमें पहले अधिगम से आया कि नहीं आया। तो यहाँ क्या किया, पहले वाले अधिगम ने दूसरे वाले अधिगम को हेल्प किया। लेकिन ऋणात्मक में क्या होता है कि पहले वाला अधिगम दूसरे वाले अधिगम को सीखने में बाधा पहुंचाता है। जैसे आपने हिंदी सीखी, मतलब हिंदी आप बोले, आपको इंग्लिश बोलने में बाधा आएगी, क्यों, क्योंकि हिंदी के कोई भी टर्म इंग्लिश से बिल्कुल अपोजिट होते हैं, कभी मतलब पूरी की तरह से अपोजिट नहीं होते, लेकिन कुछ कुछ बिल्कुल अलग होते हैं। जैसे हाँ, हिंदी और संस्कृत की बात करें तो हिंदी संस्कृत अधिगम मतलब धनात्मक हुआ ना, कि भाई संस्कृत से आपने हिंदी सीखी या हिंदी से संस्कृत सीखी, दोनों बहुत हद तक
सेम होती है, लेकिन इंग्लिश और हिंदी में बहुत ज़्यादा दिक्कत आ जाती है। तो इसमें क्या हुआ, ऋणात्मक अधिगम हुआ। ठीक है, ये क्या होता है, सीखने में बाधा पहुंचाता है। ठीक है, शून्य अधिगम स्थानांतरण, इसमें क्या होता है कि पहले का जो अधिगम है और अब का अधिगम है, उन दोनों में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ना तो मतलब हेल्प करता है और ना ही बाधा पहुंचाता है। मतलब पहले वाला जो ज्ञान है आपका, वो ना तो हेल्प करेगा ना बाधा पहुंचाएगा। जैसे आप अगर क्रिकेट खेल रहे हो, है ना, तो क्रिकेट खेल रहे हो तो आपका पहले का जो क्रिकेट का ज्ञान है वो शतरंज में काम नहीं करेगा, चेस में आपका बिल्कुल काम नहीं करेगा, है ना, क्योंकि उसके अलग है, उसके रूल्स अलग हैं, और उसमें फिजिकल पूरा वर्क हो रहा है, इसमें मेंटल पूरा वर्क हो रहा है। तो कहीं ना कहीं मतलब बिल्कुल भी कोई हेल्प नहीं करेगा और न ही बाधा पहुंचाएगा। एक होता है द्विपार्श्विक अधिगम स्थानांतरण। तो देखो ये क्या होता है कि एक हिस्से की सीखी दूसरे हिस्से में पहुंच जाना। मतलब कोई एक हिस्से पे काम कर रहे हैं आप, तो वो आप दूसरे हिस्से में उसका ज्ञान का ट्रांसफ़र हो जाना। जैसे आप सीधे हाथ से लिख रहे हो तो उल्टे हाथ से भी लिखना सीख गए, है ना, ये आ जाता है द्विपार्श्विक में। ठीक है, अब देखिए ये बताते हैं क्या क्या है। स्थायी सीखना, जब आपने कोई भी चीज़ है जैसे आपने सीखी, तो पहले तो आपने मतलब वो ज्ञान अस्थायी था ना, लेकिन सीखने के बाद स्थायी हो गया ना। ठीक, प्रभाव का नियम तो लगता ही लगता है ना। और स्थिति का भी आप चयन करते हैं। अगर अधिगम जो है अगर उचित वो हो, क्या बोलते हैं, मतलब स्थिति का चयन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है अधिगम स्थानांतरण में। ठीक है, अगर स्थिति अनुकूल नहीं हुई तो अधिगम का स्थानांतरण भी इफेक्ट डालेगा। ठीक है, शिक्षा शब्दकोश, ये क्या है, शिक्षा का शब्दकोश। अच्छा हाँ, मतलब सीधी सी बात है, इसमें क्या है कि पहले का जो ज्ञान है, अगर वो आपके पास पहले का ही ज्ञान नहीं है तो दूसरे का ज्ञान क्या लोगे, है ना। कि जैसे आपने यहाँ पे है, जैसे हिंदी इंग्लिश है, हिंदी इफेक्ट, मतलब यहाँ तो निगेटिव है तो यहाँ तो बात ही नहीं बनी। स्कूटर मोटरसाइकिल की बात करते हैं। जैसे आपने अगर स्कूटर का ही ज्ञान नहीं है आपको चलाने को, तो मोटरसाइकिल कहाँ से आप चला लोगे, क्लिच गियर का ज्ञान ही नहीं होगा, है ना। तो आपके पास अगर शिक्षा ही नहीं है, पहले का ज्ञान ही नहीं है, तो फिर दूसरा स्थानांतरण ही क्या होगा जब है ही नहीं, तो है ना। चलिए आगे देखते हैं। हाँ, अधिगम स्थानांतरण के सिद्धांत देख लीजिए। एक प्राचीन सिद्धांत है, प्राचीन सिद्धांत में भी दो होते हैं, मानसिक शक्तियों का सिद्धांत और औपचारिक मानसिक प्रशिक्षण। ठीक है, ठीक है, इसमें क्या है कि देखिए प्राचीन पद्धति में क्या होता था कि अधिगम को मतलब अधिगम के स्थानांतरण के लिए मानसिक प्रशिक्षण दिया जाता था। और आपको कोई भी चीज़ एक मतलब कोई भी सब्जेक्ट है उसको पहले तो सारी चीज़ें मौखिक ही होती थी, और ज़्यादातर रटवाने पर और कंठस्थ कराने पर बल दिया जाता था, है ना। तो क्या होता था कि औपचारिक तरीके से, औपचारिक का मतलब समझते ही हो, है ना, औपचारिक अनौपचारिक बताया था, है ना। तो औपचारिक तरीके से जब आप मानसिक प्रशिक्षण ले रहे हो ना, मतलब पहले का तरीका जो था वो औपचारिक तरीके से आप मानसिक प्रशिक्षण लेते थे। ठीक है, ये तो हो गया प्राचीन की बात की। अब अधिगम का जो आधुनिक सिद्धांत है वो थॉर्नडाइक ने दिया, C.H. जड़ ने दिया और वागले ने दिया। ठीक है, तो देखिए क्या क्या है। थॉर्नडाइक का समान तत्व का सिद्धांत, समान तत्व का सिद्धांत हम लोगों ने सीखने के अन्य नियम में सीखा था। समानता का नियम, समानता के नियम के आधार पर ही तो उन्होंने समान तत्व का नियम, समरूप तत्व का नियम दिया था। और समानता का नियम आपको पता है ना, क्या था, पूर्व ज्ञान से जोड़ना, है ना, पूर्व ज्ञान मदद करता था। अब देखिए C.H. जड़, ये साइंटिस्ट हैं, ठीक है, इन्होंने सामान्यीकरण का सिद्धांत दिया था। ठीक है, इन्होंने क्या कहा था कि अनुभवों से निष्कर्ष निकलता है। क्या होता है, अनुभवों से निष्कर्ष निकलता है। इंसान जो होता है अपनी लाइफ में कुछ अनुभव ग्रहण करता है, उन अनुभव के बेस पे
वो एक निष्कर्ष निकालता है, ठीक है, अपने नियम या सिद्धांत बनाता है, ठीक है। उन नियम और सिद्धांतों के आधार पर वो क्या करता है, अपनी जीवन की जो सामान्य समस्याएं हैं, ठीक है, उन अपने जीवन की जो भी सामान्य समस्याएं हैं, जो भी कुछ उसके जीवन में आती हैं, उनको वो दूर करता है, ठीक है, उनको फेस करता है और उनको दूर करता है। ये जो पूरी प्रक्रिया है यही सामान्यीकरण कहलाती है, और इसी का फिर इन्होंने नाम दिया था सामान्यीकरण का सिद्धांत, ठीक है। वागले, क्या नाम है, और ये शायद किसी मूवी के कैरेक्टर का भी नाम है वागले, और पक्का कोई पुलिस वाले का नाम होगा, है ना। कमेंट कर लो किसका नाम है ना, मतलब कोई मूवी में पक्का किसी का नाम है। चलिए आगे देखते हैं क्या है। आदर्श मूल्यों का सिद्धांत दिया था, आदर्श एवं मूल्यों का सिद्धांत। देखिए क्या है कि इन्होंने बोला था कि समरूप तत्वों और सामान्यीकरण का मतलब जो चीज़ें हैं उनको आदर्श एवं मूल्यों के आधार पर, समझ रहे हो कि पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान से, पूर्व ज्ञान नए ज्ञान में मदद करता है ना। ये वाला उन्होंने बेसिकली ये टर्म और ये टर्म, ठीक है, ये दोनों टर्म आप समझ ही चुके हो। इन दोनों का टर्म यानी कि जीवन की समस्याओं का समाधान भी आप जो करें वो आदर्श और मूल्यों के आधार पर करें, मतलब उसमें आदर्श और मूल्य आपको दिखने चाहिए, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं है कि अनैतिकता हो, ठीक है, नैतिकता के उस पर, ठीक है। चलिए आई होप यहाँ तक आप समझ गए होंगे। अब आपका आता है अभिप्रेरणा, मोटिवेशन, ठीक है। देखिए अब चलिए, मोटम शब्द से बना है जो कि लैटिन भाषा, मोटम कैसा है, लैटिन मोटिवेशन जो है मोटम शब्द से बना है जो कि लैटिन भाषा का शब्द है, और इसका अर्थ होता है टू मूव या फिर गति में आना, ठीक है। अगर कोई बच्चा है उसको मोटिवेट कर दिया जाए तो वो गति करने, मतलब कोई भी क्रिया करने लगता है, मतलब मोटिवेट करने के बाद तो बेसिकली जोश आ ही जाता है ना, हाउस द जोश। चलिए मोटिव, अभिप्रेरणा, मोटिवेशन जो है वो अंग्रेजी के मोटिव से भी बना है, अंग्रेजी शब्द से, मतलब अंग्रेजी के मोटिव से बना है, और इसका अर्थ होता है नीड यानी कि आवश्यकता, ठीक। चलिए अगर बात करें शिक्षा में महत्व, ठीक है, शिक्षा में अभिप्रेरणा का महत्व, तो देखिए शिक्षा में अभिप्रेरणा का क्या महत्व होता है। देखिए सीखना देखो क्या है, परिणाम का जो नियम है, परिणाम के नियम पे आधारित है, ठीक है। ये सीखना क्या है कि अगर बच्चे को परिणाम अगर अच्छे मिलते हैं, है ना, जैसा कि हमने पहले ही बताया था कि जो है कौन सा सिद्धांत बताया था, प्रभाव का नियम, है ना, प्रभाव का नियम बताया था हमने तुम्हें कि जो है अगर प्रभाव अच्छा होगा, सुखदायक होगा, परिणाम अच्छा होगा, सुखदायक होगा, तो वो दोबारा करने का मन करेगा, नहीं होगा तो फिर नहीं होगा। अगर सीखने से परिणाम अच्छा मिलता है तो वह अच्छा होगा, नहीं तो नहीं होगा, है ना, दोबारा क्रिया करेगा सीखने की, है। लक्ष्य प्राप्ति, चरित्र निर्माण, अनुशासन, पाठ्यक्रम और अध्यापन गतिविधियाँ, आई थिंक ये सारे टर्म आपको पता है, ठीक है। तो क्या होता है कि इन सभी टर्म से जो है अभिप्रेरणा बहुत ज़्यादा महत्व रखती है, ठीक है। अभिप्रेरणा से ही लक्ष्य की प्राप्ति भी हो सकती है, चरित्र निर्माण भी हो सकता है, बच्चा अनुशासित भी हो सकता है, पाठ्यक्रम का निर्माण, अनुशासन मतलब अभिप्रेरणा, ऐसा पाठ्यक्रम बनाए जिसमें अभिप्रेरणा, मोटिवेशन जैसी चीज़ें हों, है ना। अध्यापन विधियाँ, मतलब पढ़ाते टाइम पे ऐसी विधियाँ हों कि मतलब मोटिवेशन की विधियाँ हो जिससे बच्चा मोटिवेट होता रहे, है ना, ये सारी चीज़ें। चलिए ये टर्म है नया, इसलिए आपको बता दें, बाकी सारे आप इनसे परिचित हो चुके हो। अब आता है अवधान। अवधान क्या है, अटेंशन। अटेंशन क्या है कि मतलब अटेंशन जो होता है वो सफल अध्यापन का मूल मंत्र है। मतलब अरे सिंपल सी चीज़ है भाई, अगर मैं पढ़ा रहा हूँ, और शायद मैं अवधान बता भी चुका हूँ, हाँ, और ये एग्जाम्पल भी मैंने दिया है,
जो मैं बोलने वाला था कि अगर मैं पढ़ा रहा हूँ, आप लोग मतलब ध्यान से नहीं देख रहे हो, इधर उधर देख रहे हो, है ना, तो क्या सीखोगे हैं? और अगर आप ध्यान से देखोगे तो फिर आप सीख जाओगे। तो वही चीज़ है, ये मैं बता चुका हूँ अवधान, ठीक है। तो वही है कि अगर अध्यापन तभी सफल होगा जब बच्चा अटेंशन देगा। मेरे पढ़ाने का क्या मतलब है, इस हिसाब से तो मैं बोल रहा हूँ, बकवास कर रहा हूँ। अगर आप ध्यान नहीं दे रहे हो तो मैं बकवास कर रहा हूँ, ठीक है। अगर आप जो है ध्यान दे रहे हैं तो इसका मतलब है कि मैं जो है पढ़ा रहा हूँ, है ना। चलिए आगे देखते हैं। अभिप्रेरणा के प्रकार की बात करें तो दो प्रकार के अभिप्रेरणा होती है, एक आंतरिक अभिप्रेरणा, एक बाह्य अभिप्रेरणा। तो आंतरिक अभिप्रेरणा समझ लीजिए। तो आंतरिक अभिप्रेरणा क्या होता है, आपका मन खुद कहे कि यार ये काम करना चाहिए, समझ रहे हो ना, आपका मन कहे, और इसमें किसी की लालच नहीं होता। आंतरिक अभिप्रेरणा का सबसे जरूरी टर्म ये है कि इसमें किसी प्रकार का लालच या स्वार्थ या वो नहीं होता, जो भी है, मतलब समझ रहे हो ना, कि उससे कोई मोह नहीं होता। बस सीखना है तो मतलब सीखना है, ठीक है। अंदर से फीलिंग आती है, जैसे है रेस करनी है जैसे, है ना। तो आपका मोटिव ये नहीं है कि प्रैक्टिस के टाइम पे अगर जैसे आप रेस कर रहे हो तो आपका मोटिव ये नहीं है कि आपको उस प्राइज़ जीतना है ना। प्रैक्टिस के टाइम पे तो नहीं प्राइज़ जीतोगे ना, लेकिन ये होगा कि हाँ यार मुझे ये करना पड़ेगा, मुझे ये करना चाहिए, है ना। अंदर से मतलब निकल के आए कि यार ये करना चाहिए। तो वो होता है आंतरिक प्रेरणा। इसमें मोह, लालच और स्वार्थ जैसी चीज़ें नहीं है, ठीक है। बाह्य प्रेरणा क्या है? बाह्य अभिप्रेरणा सिंपल सी चीज़ है, बाहर से मिलती है, दंड से। जैसे बोल दिया टीचर ने कि याद करके आना, ठीक, उसके बाद नहीं करके आया, दंड दिया, तो बच्चा अगली बार से याद करके आएगा किस बेस पे, कि यार दंड मिलेगा। तो बच्चा मोटिवेट हुआ, लेकिन किस बेस पे, कि दंड मिलेगा, इस बेस पे, ना कि ये बेस में यार पढ़ना चाहिए मेरे काम आएगा, इस बेस पे नहीं है, है ना। तो ये सारी चीज़ें, अगर ये होता कि यार पढ़ना चाहिए काम आएगा, तो ये होता है आंतरिक अभिप्रेरणा। ये नहीं कि यार जो है पढ़ना पड़ेगा नहीं तो कल मार पड़ेगी, या पढ़ना पड़ेगा या हमें प्राइज़ मिलेगा। तो देख लीजिए क्या क्या टर्म है। सबसे पहले मनोदैहिक अभिप्रेरणा। तो मनोदैहिक अभिप्रेरणा का जो संबंध है वो हमारा शारीरिक एंड मस्तिष्क, शरीर और मस्तिष्क से मनोदैहिक अभिप्रेरणा का संबंध है। और इसमें बेसिकली आप जो है क्या आता है, दैनिक चीज़ें आती हैं, जैसे खाना पीना, है ना, ठीक है। सामाजिक अभिप्रेरणा क्या होता है, तो समाज में रहकर समाज की दशा, परिस्थिति, परंपराओं, इनके आधार पर जो है आपको मोटिवेशन मिले, आपकी अधिगम को प्रभावित करे, तो वो सामाजिक दशाएं हो गई। व्यक्तिगत दशाएं, व्यक्तिगत अभिप्रेरणा। तो व्यक्तिगत अभिप्रेरणा जो होती है वो मेनली क्या होता है, हाँ, तो व्यक्तिगत अभिप्रेरणा क्या होता है, व्यक्तिगत अभिप्रेरणा जो है वो हाँ, व्यक्तिगत अभिप्रेरणा जो होती है वो जन्मजात होती है, ठीक है। जैसे फादर जो है आपके, उनसे आपके अंदर कुछ गुण आए, है ना, तो वो गुण आपको अभिप्रेरित करेंगे, ठीक है। ये सारी चीज़ें। एक सेकंड रुकिए ज़रा। ठीक है, तो व्यक्तिगत हो गया। अब आते हैं बाह्य अभिप्रेरणा। तो बाह्य अभिप्रेरणा की बात करें, बताया जैसे मैंने बाहर से मिलता है, तो दंड एवं पुरस्कार। सहयोग भी बाह्य अभिप्रेरणा है। प्रभाव का नियम भी जो है आपका बाह्य, भाई प्रभाव का नियम जो है वो एक तरीके से आपको रिवॉर्ड की तो बात कर रहा है कि अगर अच्छा रिवॉर्ड मिला, है ना, वही चीज़ होती है ना, तो वो भी एक तरीके से क्या हो गया, बाह्य अभिप्रेरणा हो गया। अभिप्रेरणा में परिपक्वता।
तो अभिप्रेरणा में परिपक्वता से क्या आशय है कि एक बालक अपने शारीरिक और मानसिक आर्थिक रूप से परिपक्व हो, है ना। तो मैच्योरिटी, परिपक्वता का मतलब क्या होता है, मैच्योरिटी। मैच्योरिटी अब आप लोग इंग्लिश में समझ जाओगे कि परिपक्वता का मतलब, तो मतलब व्यक्ति जो है वो शारीरिक, मानसिक और आर्थिक रूप से संपन्न हो। हाँ, ये टर्म अच्छा लग रहा है कि संपन्न हो, है ना। तो अगर वो जो है अच्छे से अगर हष्ट पुष्ट होगा तो वो मतलब किसी भी चीज़ को सीखने के लिए प्रेरित होगा, है ना। तो जो है ये भी जो है क्या है, एक बाह्य कारक है, शारीरिक। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं अभिप्रेरणा के सिद्धांत की। तो पहला सिद्धांत है सांस्कृतिक प्रतिमानों का सिद्धांत। तो बेसिकली संस्कृति के जो रीति रिवाज होते हैं वो आपको सीखने में कहीं ना कहीं प्रभावित करते हैं, है ना। और उन्हीं किसी टर्म में जो है वो टर्म आपको प्रेरित भी करते हैं, मोटिवेट भी करते हैं। ठीक है, व्यवहार व सीखना। व्यवहार एवं सीखना जो है वो आप पर, आपका आवश्यकता पर निर्भर करता है। ठीक है, आवश्यकता पर निर्भर करता है किस तरह से कि आपकी, हाँ सही बात है, मतलब जैसे आपकी कोई भी आवश्यकता होगी, है ना, तो आपको उसी हिसाब से व्यवहार करना पड़ेगा और सीखना पड़ेगा। जैसे मैंने पंजाब की लैंग्वेज की बात कही थी, तो आपने क्या देखा, आपने देखा कि उस टाइम पे आपकी आवश्यकता थी वहाँ पे क्या बोलते हैं, उनके साथ व्यवहार करने की, है ना, व्यवहार करने की थी। तो आपने उनके साथ व्यवहार करने की और आपको सीखने की भी ज़रूरत पड़ी, क्योंकि उनके साथ हमें उनकी संस्कृति में रहना भी है। तो ये क्या हो गया, ये आपके आवश्यकता पर निर्भर हो गई अभिप्रेरणा। ठीक है, चलिए अब आता है क्षेत्रीयता का सिद्धांत। ये कोर्टलेविन ने दिया था। कोर्टलेविन वही थे जो कल मैं भूल रहा था मतलब कोहलर था, लेकिन बाकी के 3 नाम मैंने बता दिए थे, कोर्टलेविन, कोटकोफका, मैक्स मर्दिमर और कोहलर, है ना। तो कोहलर भूल रहे थे, बाकी सब आगे। उन्हीं में से एक कोर्टलेविन है जो कि सबसे ज़्यादा क्षेत्रीय सिद्धांत के रूप में पूछा जाता है कि क्षेत्रीय सिद्धांत किसने दिया था, अभिप्रेरणा का क्षेत्रीय सिद्धांत किसने दिया था, है ना। तो इसमें क्या होता है कि देखिए इसमें यही कहता है कि एक जो है फैमिली है, मतलब 2 फैमिली हैं। एक फैमिली अपने बच्चे को अच्छा पालन पोषण देती है, एक फैमिली जो है वो अपने बच्चे को डांटती है, कठोर अनुशासन में रखती है ना। और उस घर का जो इन्वायरमेंट है, बड़े लोग आपस में लड़ते रहते हैं, तो बच्चा उसी हिसाब से सीखेगा। लेकिन जो अच्छा इन्वायरमेंट दे रहे हैं तो बच्चा अच्छा सीखेगा। तो अगर यही अलग कर दो समाज के रूप में, तो अगर एक अच्छा समाज या एक अच्छा क्षेत्र विशेष जो अच्छा एक दूसरे से कांटेक्ट में रह रहा है समाज, तो वहाँ के लोग अच्छा करेंगे। और जो बुरा कर रहे हैं, मतलब जो एक ऐसा समाज बना लिया जहाँ पे सिर्फ लड़ाई झगड़ा हो रहा है, तो वहाँ का बच्चा भी वही सीखेगा। तो ये क्षेत्रीय सिद्धांत अभिप्रेरणा के क्षेत्रीय सिद्धांत से संबंधित है। मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत क्या है, मैकडूगल ने दिया था। ये भी बहुत पूछा जाता है। मैकडूगल के 14 संवेग हैं। इन्होंने कहा था कि जो भी हम करते हैं वो बेसिकली मूल प्रवृत्तियों पर आधारित होता है। ठीक, हर एक चीज़ जो आप करते हैं वो आपकी जैसे आपने क्या बोलते हैं, रोना, है ना, ये भी एक आपकी एक तरीके का संवेग है ना। तो ये भी मूल प्रवृत्ति हुई ना। तो इन्होंने ये कहा था कि आप जो कुछ भी करते हो वो मूल प्रवृत्तियों पर आधारित होता है। और इन्होंने 14 प्रकार की मूल प्रवृत्तियाँ, 14 प्रकार के संवेग बताए थे। ठीक है, अब वो 14 प्रकार के पूछे तो नहीं जाते हैं, ठीक है बस इतना पूछ लिया जाता है कि मैकडूगल ने पहली चीज़ मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत किसने दिया, ठीक, और मैकडूगल ने कितने संवेग बताए थे।
मनोविश्लेषण का सिद्धांत, देखिए मनोविश्लेषण का सिद्धांत 3 लोगों ने दिया था, सिगमंड फ्रायड, एडलर और यूंग ने, ठीक। और इनने 3 अवस्थाएं बताई, अचेतन मन, चेतन मन और चेतन मन, ठीक। देखिए अचेतन मन, अच्छा ये चलो मनोविश्लेषणवाद मैंने बताया है कि नहीं बताया है, शायद मैं पहले बता चुका हूँ, है ना। नहीं होगा तो आगे पूरा एक सिगमंड फ्रायड ने जो मनोविश्लेषणात्मक की बात कही थी, तो उसको पूरे टर्म को बताएंगे, है ना। ये 3 ही टर्म है और फिर इनको पूरे में ब्रीफ में बताओ तीनों को, क्योंकि तीनों एक एक बोल दो कि हाँ भाई ये प्रेजेंट टाइम की बात है, ये भूला हुआ ज्ञान है, ये जो है वो कभी याद ही नहीं आएगा, तो फ़ायदा क्या है उसका। इड, ईगो और सुपर ईगो बताया होगा, पता नहीं बताया नहीं, याद भूल गए, चलिए बाद में देखते हैं। आवश्यकता का पदानुक्रम सिद्धांत, तो आवश्यकता का पदानुक्रम सिद्धांत क्या होता है, मतलब ये जो है वो मॉस्लो ने दिया था, ठीक है। तो जितना आपका मतलब टॉपिक, देखिए मैं आपके एग्ज़ाम ओरिएंटेड पढ़ा रहा हूँ अभी, वरना फिर खींच दो तो क्या ही फ़ायदा है, ज़्यादा खींच दो बताने को। तो अधिगम की जो व्यवहारवाद और संज्ञानात्मक के अलग अलग टर्म थे, है ना। अधिगम में 2 थे, एक व्यवहारवादी थे, एक संज्ञानवादी थे। इसमें बहुत से आते हैं, हल है, गुथरी है ना, स्किनर हैं, पावलक हैं, थॉर्नडाइक हैं, तो इन्होंने सबने अपने अपने प्रयोग किए, लेकिन आपके सिलेबस में जितना है उतना ही बता रहे हैं। अब इनको एक्सप्लेन करो तो ये पूरा एक क्लास लेंगे, पता है। मनोविश्लेषणवाद एक बहुत बड़ा टर्म है और इसको एक अलग से ही पढ़ना पड़ता है। चलिए आगे देखते हैं। अभिप्रेरणा के स्रोत की बात कर लें, ठीक है। तो अभिप्रेरणा कहाँ से आती है, देखो सबसे पहली तो अभिप्रेरणा तभी आएगी जब आवश्यकता हो, ठीक। चालक, चालक क्या होता है, देखिए जैसे आवश्यकता है, भूख लगी है आपको, तो भूख क्या हो गया, चालक हो गया, ठीक है। क्या हो गया, भूख, हर इंसान को आवश्यकता होती है ना, भूख तो सभी को लगती है, तो वो आपकी आवश्यकता है। भूख क्या हो गया, भूख इसका चालक हो गया, मतलब भूख लगी तभी मेरा मन किया या मैं मोटिवेट हुआ कि चले यार खाना बना लेते हैं, फिर खाएंगे, मतलब यार रखा हो है ना, हमें तो बनाना ही पड़ेगा। तो क्या होता है कि ये हो गया चालक कि ये मोटिवेट करता है कि हाँ भाई अब क्रिया करो। उद्दीपक क्या होता है, उद्दीपक बेसिकली भोजन होता है ना, जिससे क्या नाम है, जो वो चीज़ जिससे हमें जो प्रेरित करने के लिए वाली चीज़ थी, जिससे हम अब संतुष्ट हो जाएंगे, ठीक है, जिसको पाके हम संतुष्ट हो जाएंगे, वो था भोजन, ठीक। प्रेरक क्या है, प्रेरक एक टर्म है, जैसे कि जो है प्रेरक इन तीनों को लेके चल सकते हैं, ठीक है। प्रेरक को हम समाविष्ट कर सकते हैं इन तीनों के टर्म में, आवश्यकता, चालक या उद्दीपक के में, ठीक है। चलिए तो प्रेरक को यहाँ से समझिए, ठीक है। प्रेरक क्या होते हैं यहाँ समझिए, देखिए प्रेरक को पूरा वर्गीकृत किया गया है। देखिए ये याद रखिएगा कि गैरेट ने 3 तरह के प्रेरक बताए थे, थॉमसन ने 2 तरह के प्रेरक बताए थे और मास्लो ने 2 तरह के प्रेरक बताए थे, ठीक। देखिए एक होता है जैविक प्रेरक, जैविक जैसे नॉर्मल दिनचर्या, भूख प्यास, मतलब आवश्यकता, बेसिक नीड वाली चीज़ें, ठीक। ये हो गया बेसिक नीड वाली चीज़ें जो हमें प्रेरित करें। सामाजिक प्रेरक, जैसे हमने यहाँ पे अभी आपको सामाजिक प्रेरक बताया था, जो आपको मतलब आपके समाज की जो भी टर्म है, समाज से रिलेटेड जो भी टर्म है, वो आपको प्रेरित करें किसी काम को करने के लिए, ठीक है। जैसे आप जिस भी धर्म विशेष को मानते हैं, है ना, उसमें कोई ना कोई फेस्टिवल होगा, है ना, तो वो करने के लिए आपको कौन मोटिवेट कर रहा है, वो करने के लिए आपको तो समाज ही मोटिवेट कर रहा है ना।
आपको तो उसके बारे में पता नहीं था कैसे करना है, क्या करना है ना। एक जैसे सिंपल है, जैसे दीपावली है मान के चलते हैं, खैर अभी तो दूर है, अभी तो होली आने वाली है, चलो होली मानते हैं। जैसे होली है, तो होली को हम क्यों मनाएंगे, हमें क्या फ़र्क पड़ता है, लेकिन वो किसने शुरू किया, समाज ने शुरू किया, है ना। तो सामाजिक कारणों से ही हम प्रेरित हुए हैं, ठीक है। चलिए, मनोवैज्ञानिक क्या है, तो मनोवैज्ञानिक क्या है, तो मनोवैज्ञानिक जो प्रेरक हैं वो बेसिकली जन्मजात और शारीरिक, हाँ शारीरिक प्रेरक हैं, ठीक है। पहली चीज़ जन्मजात, जो कि अभी मैं आगे बताऊंगा। दूसरी होती है शारीरिक प्रेरक, जैसे क्या बोलते हैं, आपका शरीर जो भी चाहता है ना, जैसे भूख प्यास वगैरह, दोनों कॉमन है, ठीक है। अब आते हैं थॉमसन ने दो तरीके के बताए थे, स्वाभाविक या इसे प्राकृतिक बोल लें, दूसरा कृत्रिम। देखिए इनके नाम अलग अलग हैं लेकिन दोनों मिलते ज़रूर हैं, है ना। देखिए कैसे, अब हम भूख प्यास बार बार बोल रहे हैं, है ना, लेकिन एक बात बताइए, क्या बेसिक नीड नहीं है ना। अब अगर बेसिक नीड है तो क्या ये स्वाभाविक क्रिया नहीं है, भूख लगना स्वाभाविक क्रिया है, पानी पीना स्वाभाविक क्रिया है कि नहीं है, तो ये प्राकृतिक में भी आ जाता है, ठीक। लेकिन कृत्रिम कैसा होता है, कृत्रिम होता है जैसे बाहर से लाना। देखो हाँ एक चीज़ और, चलो ये बता देते फिर बताते हैं कृत्रिम क्या है। कृत्रिम क्या होता है कि जैसे आप पुरस्कार से, दंड से, इनसे मोटिवेट हुए हैं, है ना, तो ये कृत्रिम तरीका हो गया। या आपको प्रशंसा चाहिए, मतलब ये स्वाभाविक नहीं है, ये बाहर से, जैसे बाहर अभिप्रेरणा थी ना, वही चीज़ है ये, ठीक है, कि बाहर से हमें मिल रहा है, वो कृत्रिम हो गया। या खुद से होता है प्राकृतिक, तो खुद से चीज़ें होती हैं वो प्राकृतिक हो गई। और जो बाह्य हो, जैसे समाज है, समाज भी तो हमारे लिए बाह्य है, तो समाज से जो चीज़ें मिलती हैं वो हमारे लिए कृत्रिम हो गई। तो इन्होंने दो तरीके से बांटा, एक जैसे जन्मजात, है ना, दो, इनको कैसे कैटेगराइज कर सकते हैं हम, देखो जन्मजात, स्वाभाविक और जैविक एक ही बात है, ठीक है। नहीं सॉरी, मनोवैज्ञानिक भी, यानी कि गैरेट ने जैविक और मनोवैज्ञानिक, ये एक टर्म हो गया जिसमें हम बोल सकते हैं जन्मजात है या स्वाभाविक है, भूख प्यास लगना या दैनिक क्रियाएं जो हम करते हैं वो सारी चीज़ें। सामाजिक एक बाह्य अप्रेरणा है, कृत्रिम बाह्य अप्रेरणा है, अर्जित एक बाह्य अप्रेरणा है। तो इसमें क्या होता है कि हम बाहर से चीज़ें सीखते हैं, अर्जित करते हैं, बाहर की चीज़ों से हम मोटिवेट होते हैं, ठीक है। तो यही आ जाता है हमारा कृत्रिम अर्जित वाला। जैसे हम कोई भी जो है मोटिवेशन जो है प्रेरक अर्जित करते हैं हम बाहर से, ठीक है। तो बेसिकली क्या हुआ कि देखो दोनों ने अलग अलग बांटा, एक आंतरिक और एक बाह्य, ये आंतरिक ये बाह्य, ये आंतरिक और ये बाह्य, ठीक, समझ गए। एक ही चीज़ है, बार बार रिपीट हुई है, सबने अपने अपने तरीके से बोल दिया है, अब हम क्या क्या होता है ना। अब देखना प्रेरकों के प्रकार, जन्मजात, कृत्रिम, प्राकृतिक, अर्जित, मनोवैज्ञानिक, सामाजिक, सारी चीज़ें यही वाली तो हैं। अब बताओ इनको एक्सप्लेन करें, हैं। अब यही चीज़ यहाँ पे आ गई उठ के। अब भाई है आपके सिलेबस में इस तरीके से दिया गया है, हमने कहा भाई बताते जाएं ना, फिर आप लोग कहो कि ये छूट गया वो छूट गया, है ना। चलिए देखो जन्मजात में क्या आ जाता है, तो वही है भूख प्यास, नींद, क्रोध, प्रेम, मलमूत्र त्यागना, ये सारी जन्मजात हैं। या फिर कहें ये सारी स्वाभाविक हैं, है ना। ये क्या है, ये जन्मजात हैं, ये स्वाभाविक हैं, ये प्राकृतिक हैं, ठीक है, ये मनोदैहिक हैं, इनके कुछ भी कह सकते हैं, ठीक है। सबने अपने अपने नाम दे दिए, सच कहें तो इनने सिर्फ नाम दे दिए हैं, बस नामकरण करते रहो बैठे बैठे। चलो अर्जित की बात करते हैं हम। अर्जित दो तरीके का होता है, एक व्यक्तिगत अर्जित होता है, एक सामाजिक अर्जित होता है। और अर्जित हमने क्या बताया था, बाह्य होता है। देखिए जीवन लक्ष्य मतलब व्यक्ति विशेष का क्या हो सकता है,
यहाँ व्यक्ति विशेष की बात कर रहे हैं, यहाँ समूह की बात करते हैं। तो देखो क्या हो सकता है, जीवन लक्ष्य हो सकता है, ठीक है, व्यक्ति का अपना खुद का जीवन लक्ष्य होता है, ऐसे अर्जित मतलब देखिए इसमें क्या कर सकते हैं, ये मोटिवेट कर मतलब ऐसे प्रेरक हैं जो हमने अर्जित किए हैं, है ना। क्या अर्जित किया, जीवन के लक्ष्य, है ना, आकांक्षाओं का स्तर, मतलब कितना स्तर है, क्या बोलते हैं, अपने आप को पुश करने का, है ना, सीखने का या किसी चीज़ को अचीव करने का, रुचि, अचेतना प्रेरणा, मनोवृत्ति। तो ये जो होते हैं ये टर्म, ये बेसिकली व्यक्तिगत होते हैं, है ना। तो व्यक्तिगत इंसान अपना पर्टिकुलर जो है वो सीखता है, मतलब वो प्रेरक है, ये सारी चीज़ें, ठीक है। चलिए ये अर्जित हैं। अब बात करते हैं सामाजिक की। तो क्या होता है, व्यक्ति सामुदायिक मतलब समूह में रहता है, समाज में रहता है, तो सामुदायिकता की एक जो प्रेरक है, मतलब सामूहिकता की जो भावना है वो पैदा होती है। अर्जनात्मक वही है, अर्जित करती है ना, अर्जित करने की प्रक्रिया, है ना, ये भावना होती है। आत्मगौरव की भावना, युयुत्सा होती है ना। युयुत्सा को शायद घृणा भी बोल देते हैं, ये एक संवेग है, ठीक है। चलो अब प्रेरणा को बढ़ाने की प्रवृत्तियाँ क्या क्या हैं, प्रविधियाँ क्या क्या हैं, मतलब किस तरीके से। देखो हमने इतना तो जान लिया इसमें कि अभिप्रेरणा यानी मोटिवेट कर, मतलब मोटिवेशन जो होता है वो उसको बढ़ाने से क्या होता है, मतलब पहले तो ये होता है कि मोटिवेशन जो होता है हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हर चीज़ को सीखने के लिए, किसी क्रिया को करने के लिए मोटिवेशन ज़रूरी होता है, ये सीख लिया है ना। लेकिन किसी में अगर कमी है तो बढ़ा लेते हैं, कैसे, संतोष एवं असंतोष, मतलब सही है, अगर संतोष होगा, वही प्रभाव का नियम क्या बताएं बार बार। उत्साहवर्धन, प्रशंसा को सुदृढ़ करना, प्रतियोगिता से हो जाता है। सहयोग, यहाँ सीखा हमने सहयोग। नवीनता, लक्ष्य निर्धारित करना, मानसिक तनाव से मुक्ति, ये सारी चीज़ें कर लो, मतलब। और नवीनता क्या है, कोई चीज़ नई सीखोगे तो पक्का प्रेरित होगे और कुछ सीखने में इंटरेस्ट भी आएगा। और अगर एक चीज़ बार बार रिपीट होती रहे ना तो बोरिंग हो जाती है। और जैसे कुछ टर्म हैं जो मैं बार बार बोलने पे ना अब बोर सा होने लगा हूँ कि क्या ही बताऊँ बार बार यार, ठीक है। चलिए सीखने की प्रक्रिया में अभिप्रेरणा की भूमिका, ठीक है, मतलब अभिप्रेरणा किस तरीके से सीखने को प्रभावित करेगा। तो निश्चित उद्देश्य होने चाहिए, आत्म अभिप्रेरणा होनी चाहिए, प्रशंसा एवं निंदा, भाई ये प्रशंसा करो तो क्या बोलते हैं अच्छा है, निंदा करोगे तो बुरा है। रुचि होना चाहिए, ध्यान होना चाहिए, मतलब अच्छा। बेसिकली सारे पॉइंट देख लो यार, परिपक्वता है, दृष्टिकोण है, व्यक्तित्व है, प्रतियोगिताएं हैं, सीखने की इच्छा है, आवश्यकताएं। ये बेसिकली क्या टर्म है कि भाई अगर अच्छे मिल गए तो आप अच्छे से सीख लोगे, हैं। और अगर इनमें कहीं ना कहीं बाधा आई या फिर हमें ये सारी चीज़ें नहीं आई, जैसे रुचि है, रुचि में इंटरेस्ट नहीं आया, मतलब रुचि में नहीं, मतलब किसी विषय टॉपिक में अगर किसी क्रिया में या किसी टॉपिक में अगर रुचि नहीं आई तो भाई हम वो नहीं सीख पाएंगे। वही चीज़ है कि भाई अगर हम क्या बोलते हैं इसमें अगर हम इंटरेस्ट ही नहीं दिखाएंगे, या इंटरेस्ट कहें तो क्या बोल रहे थे हम, हाँ मतलब ये जो क्रियाएं हैं, मतलब ये जो क्रियाएं हैं ये अगर आपकी निगेटिव वे में जाएंगी तो कहीं ना कहीं मतलब अधिगम भी प्रभावित होगा, ठीक है। चलिए आपका यूनिट 2, हाँ यूनिट 2 साइकोलॉजी का यूनिट 2 आपका कंप्लीट होता है, ठीक है। इसी के साथ चलिए फिर कल मिलते हैं। और चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें, अगर आपको फ़ायदा हो रहा है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। और प्लीज़ यार शेयर और क्या करो, ठीक है, मतलब ये इससे कोई जॉब अब तो मिल नहीं रही है आप लोगों को, है ना। आपको स्कूल मतलब एक स्कोरिंग बढ़ानी है तो भाई आपका कोई जा नहीं रहा है, दूसरे का फ़ायदा करा दो अपने दोस्त यार का, है ना। इतना ही बुरा नहीं पढ़ाता हूँ कि जो है क्या नाम है किसी को बता के बुरा हो जाएगा, है ना। तो चलिए कल मिलते हैं, फिर कल यूनिट 3 शुरू करते हैं, ठीक है। चलिए थैंक यू।